नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। गुजरात तट पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू हो चुका है, यानी ये तट से टकराने का इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात तक तूफान का असर रहेगा। इस तूफान के केंद्र का व्यास 50 किलोमीटर है, यानी 50 किलोमीटर के दायरे तक इसका असर दिखाई दे रहा है। इस चक्रवाती तूफान का केंद्र गुजरात तट से अभी करीब 70 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से केंद्र दूर होने के बावजूद भी इसका असर पड़ना तटीय इलाकों पर शुरू हो चुका है और ये करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यानी अगले कुछ घंटे काफ़ी जोखिम भरे रहने वाले हैं तटीय इलाकों के लिए। गुजरात के तटीय इलाकों में इस समय तेज़ हवा के साथ बारिश हो रही है। तेज़ हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए हैं। मौसम विभाग ने तूफान के चलते सौराष्ट्र, द्वारका और कच्छ के समुद्री तट के लिए पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर रखा है। आसपास के इलाके समय रहते खाली करा दिए गए हैं। कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट के पास वाले 7 जिलों से करीब 1 लाख लोगों को निकालकर सुरक्षित शेल्टर होम में भेज दिया गया है। गुजरात में एनडीआरएफ की 19 टीमें तैनात कर दी गई हैं। The very severe cyclone storm Biparjoy is now centered over northeast Arabian Sea, but coming closer to Saurashtra and Kutch coast. Its wind speed at present is 115 to 125 km/h, gusting to 140 km/h. With this wind speed, it will hit the coast between Karachi and Mandvi and close to Jakhau port of Gujarat. और तूफान बिपरजॉय के कारण 1 लाख लोगों को राहत शिविरों में ले जाया गया है। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले भी तूफान की तबाही देख चुके हैं। जखाऊ के एक शेल्टर होम में पहुंचा 70 साल का एक जोड़ा तूफानों में अपने 3 घर अब तक गंवा चुका है। हमारी सहयोगी तनुश्री की रिपोर्ट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस वक्त पे बात करने के लिए। नाम बताइए, आपका नाम क्या छो? नाम असां जो है हवाबाई। हवाबाई, आपका नाम क्या है? उस्मान। आप लोग की उम्र कितनी होगी? असां की उम्र 70। और आपकी कितनी होगी? 72। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, इनको थोड़ा अगर आप समझा दें कि इससे पहले आप लोगों ने इतना साल गुजार लिया, इससे पहले इससे भी बहुत बड़े बड़े तूफान देखे हैं क्या? तो तीन बार आयो है। तूफान आयो कि नहीं? 99 में आयो। तूफान तक घणे आया हैं ये 98 में वो 95 में ने 98। तो आप लोग तब भी यहीं पे आके रहते थे, इस तरीकों के घरों में, शेल्टर होम्स में रहते थे? ये तो कच्चा मकान है। नहीं तो कच्चे मकान है नु तो वरी जखा में आयूं बड़ी लाले हेराए आयूं नरिए 5-6 बेरा एडा आया हैं। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझा बोल रहा है ये यहीं पे आए, पहली बार है। कच्चे मकान में रहते थे वो ऐसे। हाँ, तो इससे पहले जब तूफान आता था, इनको समझाइए कि क्या इनका कच्चा मकान हर बार टूट जाता है? कच्चा मकान वारी गई टूटी पोंदो से नदिया ने उड़ी जाए। नदिया टोटी पे छनी पे मकान टोटी दा वने टोटी पे मकान वावड़ो हुई तो तूफान में तो कच्चा मकान, पक्का मकान नहीं ना। पक्का मकान नहीं है और कच्चा मकान टूट जाता है, गिर जाता था, नड़ी उड़ जाते थे, सब उड़ जाता है। सब उड़ जाते थे। तो आप लोग कितनी बार अपना घर वापस बना चुके हैं? कितनी घर बनाए? मैं 3 बार बनाया। 3 बार बना चुके। तो जिस बात का जिक्र ये परिवार कर रहा था कि तूफान में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जिनके घर पक्के नहीं होते हैं। बड़ी संख्या में मछुआरे हैं तटीय इलाकों पर, उनकी रोजी रोटी समुद्र से ही चलती है। फिलहाल 2-3 दिनों से वो समुद्र में नहीं जा पा रहे थे तूफान के कारण। अब उन्हें सुरक्षित शेल्टर होम पे पहुंचाया गया, लेकिन उनके जो घर हैं उनकी सुरक्षा भी उनके लिए एक चिंता का विषय है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कई जो बड़े पेड़ हैं वो इस तेज हवा के कारण गिरे हैं। और अभी ये हालात तब है जो केंद्र अभी बताया जा रहा है कि 70 किलोमीटर दूर अब भी है तट से। यानी जब केंद्र पहुंचेगा, जो आई जिसको बोलते हैं आई ऑफ स्टॉर्म, वो जब पहुंचेगा ज़मीन पर तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भीषण उसका असर रहेगा, क्योंकि जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ चलने की आशंका है। बताया जा रहा है कि करीब 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और साथ ही ये तूफान आने से पहले ही कई इलाकों में गुजरात के
बारिश जो है वो तेज होने लगी। सोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। सोहित, अभी वहां पर क्या स्थिति है? बताया गया कि जो लैंडफॉल है वो तो शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र तूफान का अब भी करीब 70 किलोमीटर है, यानी अगले जो कुछ घंटे हैं वो बहुत ही जोखिम भरे रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, और उसका असर हर एक मिनट में, पल पल में यहाँ पर समझ में आ रहा है, क्योंकि जो हवाएं हैं वो बहुत तेज होती हुई नजर आ रही हैं और आसपास के जितने इलाके हैं वहाँ पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने मिलेगा। हम समुद्री तट के पास मौजूद हैं और यहीं पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होना है, इसलिए प्रशासन की ओर से यहीं पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखा भी गया है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वो साफ तौर पर समझा भी जा सकता है। और जब ये वाकई अब जैसे कि कहा गया कि कुछ किलोमीटर दूर है ये तट से, जब ये टकराएगा तब इसका प्रभाव और बढ़ेगा और इसमें एक बड़ी चुनौती ये होगी कि ये अंधेरे में रात के समय टकराने वाला है। तो ऐसे में अगर कहीं पर लोगों को कुछ सुरक्षित स्थानों पर ले जाना है, या अभी हमने देखा कि जिस तरह से एनडीआरएफ ने जामनगर में पेड़ गिर रहे हैं, वहाँ पर कुछ मवेशियाँ मौजूद थी, उन्हें वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे जो चैलेंजेस है उसके लिए प्रशासन को भी सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि जो मौसम है वो बिल्कुल खराब होता हुआ नजर आ रहा है और इससे ये भी समझ में आता है कि प्रभाव कितना रहने वाला है। इसलिए हम भी एक सुरक्षित स्थान से, एक हाइट से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्र से थोड़ी दूरी बनाई रखी है, जिस तरह से प्रशासन की ओर से भी कहा गया है, उन नियमों का पालन करते हुए। अब ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये इस पूरे शहर की है। ये एक निचले इलाके में बसा हुआ मानवी जो एक जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं वो है और यहाँ पर आपको रास्ते पर कोई नज़र नहीं आएगा। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह हमने कोविड में देखा था कि जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और कोई बाहर नहीं होता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने काफ़ी यहाँ पर लोगों को कहा है कि या तो आप पक्के मकानों में रहिए या हमने जो आपके लिए व्यवस्था की है वहाँ पर रहिए, तो उसका इंतजाम किया गया। और ये अच्छी बात है कि हमें भी एक ये थी कि सड़कों पर ना लोग दिखे या लोग इसका पालन करेंगे या नहीं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझते हुए कोई भी नागरिक सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है। सारी दुकानें बंद हैं और जो प्रशासन है उन्होंने हॉस्पिटल्स हो या उनके जो और सारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब से बातचीत करके अलग अलग जगहों पर लोगों के लिए व्यवस्था भी की हुई है। तो तूफान के आने से पहले की तैयारी पूरी तरह से है और जिस तरह से तेज़ हवाएं चल रही हैं और बीच बीच में इतने ज़ोर से बारिश आती है और आप सोचिए कि तेज़ हवाओं के साथ जब ये बारिश आती है तब उसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने मिल रही है और जब ये समुद्री तट से टकराएंगी तब इसका शायद और भी प्रभाव देखने मिलेगा और इसी के चलते ये सारी जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने की हुई हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा और रात के समय ये होगा तब इसका कम से कम प्रभाव होने के लिए ही ये सारी तैयारियां तो हैं, लेकिन जब ये वाकई आता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि उस समय कोई बाहर ना रहे, उसके लिए क्या कुछ किया जाता है या ऐसे जो घर हैं जो कमज़ोर हैं उसको भी पहले से मार्क किया था, तो ये जाने के बाद वहाँ पर कई जगहों पर मवेशियाँ हैं उनका ख्याल रखना है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन की भी प्रायोरिटी में आती है और ये सारी चीज़ों का काम वो तभी कर पाएंगे जब 3-4 घंटे बाद ये तूफान गुजरेगा। लेकिन क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया होगा, रात होगा और ये निचला इलाका है, कई जगहों पर पानी भरा होगा, तो उसमें भी परेशानी होगी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती एक तूफान से आने के पहले की थी जिसके लिए तो प्रशासन ने काम किया ही है, लेकिन उतनी बड़ी चुनौती होगी इस तूफान के जाने के बाद जिसके लिए भी तैयारियां हैं। और अब भी देखिए जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। हमने एक ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर ना हमारे करीब पेड़ है ना हम समुद्र के करीब हैं, ताकि हम भी सुरक्षित जगह से इसे रिपोर्ट कर सकें। लेकिन जो असर है हवाओं का वो साफ तौर पर समझ में आता है। देखिए जैसे हम बात करते हैं बीच में बारिश शुरू हो जाती है और मिनट मिनट में यहाँ पर जो मौसम है वो भी बदल रहा है और तीव्र होता हुआ ये मौसम नज़र आ रहा है। सोहित, जो बात आपने कही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन कुछ तस्वीरों में हम देख रहे थे किस तरह से जो हवाएं अभी चल रही हैं उनके चलते ही कई पेड़ जो हैं वो गिरे हैं। इनमें जब तूफान होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पेड़ों को नुकसान होता है, जो कच्चे घर होते हैं उनको नुकसान होता है, जो संचार व्यवस्था है वो ठप हो जाती है, कई जगहों पर सड़कों को भी बाधित हो जाती हैं क्योंकि पेड़ गिरते हैं कोई दूसरे कारण से। तो ऐसे में इसके लिए क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है ताकि जब ये तूफान का असर खत्म हो या कम होने लगे उसके बाद जब लोग घरों की ओर वापस जाएं तो उन्हें कम से कम कुछ राहत मिले? जी देखिए, इसके लिए एनडीआरएफ की अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर कहीं पेड़ गिरते हैं तो उनको वो सारे इक्विपमेंट दिए गए हैं कि जल्द से जल्द
वो उस रास्ते को क्लियर कर सके और उस पेड़ को साइड में कर सके। ये एक उदाहरण हो गया। इसी तरह से उन्हें भी पता है कि ऐसे कई घर हैं जिस पर इसका असर पड़ेगा, और जब ये तूफान गुजरेगा उसके बाद जो लोग सेफ जगह पर अभी स्कूलों में कॉलेजेस में रखे गए हैं उन्हें दोबारा वहाँ पर लाना है। तो जल्द से जल्द किस तरह से उनके घर की व्यवस्था की जाए या जो उन्हें नुकसान हुआ है उससे उसे ठीक किया जाए, इसके लिए भी पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। एक जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है, कई लोगों का व्यवसाय जो हम भी लगातार दिखा रहे थे वो समुद्र के तट पर थे, अब वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। और हमने देखा भी है कि कुछ जो यहाँ पर ठेले थे वो पानी में तैर रहे थे समुद्र के अंदर, तो ऐसे में उनके लिए भी प्रशासन को कोई तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे जिसे बनाना है इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी, लेकिन उसके जो अंदर सामान था जिसका नुकसान हुआ है वो एक बहुत बड़ी चीज़ रहने वाली है। तो उसके लिए भी प्रशासन क्या कुछ करता है ये देखना अहम होगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ जो कहें वो प्लानिंग की गई है, वो हर एक एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना हो, अथॉरिटी से बात करना हो, अलग अलग जगहों पर लोगों को या जो अलग अलग अधिकारी हैं अलग अलग जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस या बाकी कोई, उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको क्या क्या करना है। तो एक क्लैरिटी इस तरह से दी गई है और इसकी एक वजह यह है कि पहले से ये जानकारी थी कि कितना इसका प्रभाव रहने वाला है, तो प्लानिंग उस तरह से की गई है। लेकिन उस प्लानिंग को एक्चुअली जब इसे प्रोसेस करना होगा और उसे वाकई आपको जब ये तूफान गुजरने के बाद देखना होगा कि किस तरह से आप जल्द से जल्द उसे सही तरीके से करते हैं, वो एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। जी शुक्रिया सोहित आपका। आप जैसा मैंने पहले भी कहा था अपना पूरा ध्यान रखिए, आप पूरी सावधानी बरती रहें, लेकिन फिर भी आप सतर्क रहिएगा। आपके पास हम आगे भी आते रहेंगे। तो गुजरात के तट पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का लैंडफॉल शुरू हो चुका है, यानी तट से टकराने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आधी रात तक तूफान का असर रहेगा। गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है। तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं। कच्छ, सौराष्ट्र में समुद्र तट के पास वाले 7 जिलों में से करीब 1 लाख लोग अभी शेल्टर होम में हैं। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।